चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा आज थोड़ा देर हुआ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो अगर कोई इसे मिस करे तो जाहिर सी बात है ये सब दोबारा रिपीट कर पाना या चीज़ों को दोबारा से समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ जो पुराने स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। और क्योंकि लास्ट टाइम तक हमने जो भी एनाटॉमी के पहले लेक्चर्स लिए हैं, एज कम्पेयर टू दिस टाइम द कोर्स कंटेंट इज वेरी रिच एंड वी आर मेकिंग श्योर कि अच्छा कंटेंट आपके पास मोर फ्रॉम अ योगा थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू कुड बी डिलीवर्ड टू यू। मेरी आवाज सभी को आ रही है? एनी प्रॉब्लम? आवाज साफ है? यस सर, क्लियर। चलिए, सो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी पॉस्चर एनोमलीज। ठीक है, बॉडी पॉस्चर एनोमलीज। सो बॉडी के पॉस्चर में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? लास्ट क्लास में हमने कुछ कुछ चीजों को डिस्कस किया था, जैसे आपका था जिसमें what should I say, we had rounded shoulders, we spoke about lumbar and everything, बॉडी में जो डिस्क हार्निएशन है वो सब है। आज हम एग्जैक्टली देखेंगे कि ये जितने भी पॉस्चर्स हैं, okay, any posture that we have spoke about till now, इन सबका सिग्निफिकेंस बेसिकली कहाँ आता है और हमारे लिए क्यों ये बहुत जरूरी है, बेसिकली टू फाइंड आउट कि आखिर किसका लंबर जो है वो हार्निएटेड है, किसका फ्लैट बैक है। कोई योगा प्रैक्टिशनर से बार बार आता है, आप उसे भुजंगासन करवा रहे हैं मगर बार बार उसको कमर का दर्द हो जाता है और आपको सिखाया गया कि भुजंगासन करने से कमर दर्द ठीक होता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें बॉडी पॉस्चर एनोमलीज को अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये आपको स्लाइड विजिबल है बॉडी पॉस्चर एनोमलीज पे? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? विजिबल है सर। ठीक है। सो as you can see from this picture, this lady, okay, this is basically a side view what we have taken. Now looking at my right and the left hand side, you can definitely see here a very notable kind of hump, basically, like like as you can see in this region here. Okay, now अब आप देखेंगे कि यहाँ पर है तो, बट इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसका बैक अगर देखें तो ये क्रॉस सेक्शन में अगर ईयर की लोब से अगर एक सीधा लाइन अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ करें, a single line from here till here, moving from the breaker to contact, this is basically axis. इसके लाइन में आपके शोल्डर ब्लेड्स, आपका ग्रेटर ट्रोकांटा कहते हैं जो फ्यूमर का जो अपर पार्ट होता है वो है, फिर अपर जो ग्रेडल के जो इलियक पॉइंट है वो है। सो ये बेसिकली एक स्ट्रेटनेस में बिलोंग करते हैं। मगर जब ये अनहार्निएटेड हो जाता है, मतलब डिसबैलेंस होता है, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन करेंगे तो क्या होगा? यू कैन सी दिस। अब इन दोनों में अगर आप देखें कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको यहाँ क्लियर होगा कि दिस साइड लाइक हर बैक इज प्रीटी नोटिसेबल, राइट? ये सीधा है, चेस्ट जो है दैट्स मैं कहूँगा कि ये अंदर की तरफ, सॉरी नॉट दिस वे अराउंड बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गेट दिस वन। सो बेसिकली ये जो है कुछ इस तरफ लिफ्टेड है पूरा का पूरा। नाउ लुक हियर, इसके केस में क्या है, यू कैन सी दिस हार्निएशन फर्स्ट एट द बैक। ये फोर्स कर रहा है जो थोरैसिक सपोर्टिंग मसल्स है उसको लंप होने के लिए। तो जो जो हैंड की पोजीशनिंग है, एज यू कैन सी हैंड जो है वो बैलेंस ना होके क्या हो रहा है, यू कैन सी लॉट ऑफ फ्लैटनेस हियर, राइट? तो जो नेचुरल कर्व आना चाहिए था यहाँ पे वो ना होके काफी फ्लैट टाइप का हो रखा है। और ये
अगर आप यहाँ पे चेस्ट देखें इस साइड, ये आगे की तरफ लिफ्टेड है, मगर यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पर ये स्वे बैक है अंदर की तरफ। सो बॉडी क्या करता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके से इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे कि इस जगह के बैलेंस को, चूज अ डिफरेंट कलर। अब जैसे इस जगह के बैलेंस को कवर करने के लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली बैलेंस कर रहा है। और इसको करने के लिए एज यू कैन सी देयर इज अ बिग हम्प हियर, इसके बॉडी में यहाँ पे। सो एक जिग जैग काइंड ऑफ पैटर्न बॉडी में बन जाता है, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, कुछ इस तरह का। और देखिए इस लंप के कारण हेड जो है वो आगे की तरफ है, राइट, एज कंपेयर टू हियर वेयर द नेक इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन सी। तो ऐसे लोगों में अगर आप नेक का लेंथ अगर लेंगे तो आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस नजर आएगा, यहाँ से यहाँ का, राइट, यहाँ से यहाँ का आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। मगर अगर आप इसके नेक का लेंथ लेना चाहेंगे तो आप देखिए आपको कुछ कम रहेगा, कुछ क्या बहुत ज्यादा कम होगा, बिकॉज नेक इज मोर रोल फॉरवर्ड, आगे की तरफ। ओके, सो लेट्स क्लियर ऑल द क्लटर, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यानी जो अभी हमने पॉस्चर को लेकर जो भी चीजों को देखी, लेट्स अंडरस्टैंड उनको अब अच्छे से समझते हैं कि आखिर पॉस्चर जो है ये बैलेंस कैसे होता है, हाउ एग्जैक्टली इट्स डन। तो पॉस्चर असेसमेंट का सबसे कोर फंडामेंटल ये है कि आप पहले ये समझिए कि नेचुरल कर्व बॉडी में कौन कौन से मेजर पॉइंट्स पे आता है। तो 3 जगह नेचुरल कर्व कहा गया है। पहला है आपका नेक रीजन, फिर है मिड और द अपर बैक। अपर बैक इज मोर लाइक द, जैसे जो आपका थोरैसिक कर्व है, ये जो है, ये आपका जो थोरैसिक कर्व है ये है मिड। नेक आपका सर्वाइकल तो है ही, और उसके बाद आता है लोअर बैक। लोअर बैक इज हियर द लंबर कर्व दैट यू हैव। इन तीनों में अगर संतुलन आ जाए तो बहुत हद तक चीजें कुछ बैलेंस हो जाती है बॉडी में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी एक्सेस वेट अगर जैसे टमी तक, अगर जो डिफरेंस ऑफ वेट अगर 5 kg का एक्सेस है अगर टमी पे, उसका 10 टाइम्स बेसिकली गेट ट्रांसफर टू योर नीज एंड इट हैम्पर्स द रेंज ऑफ मोशन, द स्टेबिलिटी ऑफ योर लोअर बॉडी पार्ट, स्पेशली द नीज, और आपके जो फीट हैं वो, इस तरह से। और तो कहता है कि इस चीज को कैसे समझें, तो भाई ये जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं इनको हम कैसे पता करें, कि कैसे हम पता करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। तो ये कहता है कि इसको हम मेजर करते हैं बाय एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन को ये कहते हैं ग्रेविटी लाइन, और लाइन ऑफ ग्रेविटी दैट बेसिकली पासेस। तो ग्रेविटी लाइन क्या है, इट्स सिंपल, लाइक आपने देखा है जो मकान बनाते हैं लोग, मिस्त्री, राज मिस्त्री, वो क्या करते हैं, जब दीवार में ईंट को लगाते हैं, सीमेंट जोड़ते जाते हैं, तो उनके पास एक एक बड़ा सा वेट होता है जो एक धागे में लगा होता है, और एक स्पेसिफिक बीच में एक स्क्वायर टाइप का एक छेद होता है जिसमें से वो धागा क्रॉस हो सकता है, यानी नीचे जा सकता है, ऊपर आ सकता है। वो जो लेंथ है वो ऑप्टिमम लेंथ होता है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए एक ईंट से दूसरे के बीच में, ताकि उस पर प्लास्टर हो तो पूरा एक लेंथ में चिकना हो जाए। एग्जैक्टली वही है। उसी तरह से जैसे हम किसी वेट को ड्रिप करते हैं, धागे में बांधते हैं, वैसे ही लाइन ऑफ ग्रेविटी शुड पास थ्रू द प्लम लाइन टू एक्सेस द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। प्लम लाइन इज व्हाट, ये प्लम लाइन कहता है जो नाक का जो आपका लोब है, इस यहाँ से अगर कोई एक चीज को ड्रॉप किया जाए वेट के साथ, तो जो सीधा लाइन गुजरेगा अलग अलग जगह को क्रॉस करते हुए, उसी को कहा गया है द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब दिस लाइन पासेस थ्रू द लोब्स ऑफ द ईयर, कान के जो लोब्स हैं वहां से, द शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आई मीन जो आपका मेजर एसीएल जॉइंट है जहां डेल्टॉइड फिक्स होता है वो, द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, जैसे कल हमने बात किया था बार इलियक के बारे में, देन ग्लूट मसल्स के बारे में, इनर ग्लूट मसल्स के बारे में। तो यानी कि ये लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइन
लोब शोल्डर के बाद ये आपके हिप जॉइंट से होते हुए ग्रेटर टोकेंटा ऑफ द फ्यूमर। ग्रेटर टोकेंटा कहते हैं वो पॉइंट जहां पर आप एक नज टाइप का फील करते हैं, जहां फ्यूमर लगता है सॉकेट में, तो साइड में यू कैन फील दैट नच काइंड ऑफ एक बोनी पार्ट आपको महसूस होता है, राइट। यूजुअली ये वो पार्ट है जहां वुमेन को सूजन हो जाती है ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, दिस एरिया इज टेंड टू स्वेल अप, दिस पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेटर टोकेंटा। तो कहता है अगर हम ग्रेटर टोकेंटा से लोब्स को अगर सीधा अगर नाप दें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आगे हो गया, कौन सा पार्ट पीछे हो गया, राइट। फिर कहता है देन स्लाइटली एंटीरियर टू द मिड लाइन ऑफ द नी जॉइंट। तो हमारा जो नी जॉइंट है उससे फ्यूमर से ये थोड़ा सा एंटीरियर पार्ट में जाता है जो हमारे नी की तरफ है, एंड लास्टली एंटीरियर टू द मटेरियल मेलोलस। ना एंटीरियर मेलोलस ये सारे के सारे देन नीचे के हैं। तो कहता है दिस वर्टिकल लाइन थ्रू द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड थियोरेटिकली बाइसेक्ट्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स with the body weight distributed evenly between the two feet। ये क्या कहता है कि अगर ये वर्टिकल लाइन बॉडी से अगर क्रॉस किया जाए तो ये आपके बॉडी को एकदम बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट से, ओके ठीक। अब आगे चलते हैं कि भाई ये डाइसेक्शन सिर्फ साइड से होगा या फ्रंट से भी होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अगला आता है पोस्चर असेसमेंट में डायरेक्शनल डिफरेंसेस। अभी जैसे हमने नीचे में क्या था, द एंटीरियर पार्ट ऑफ योर नी। एंटीरियर का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ, यानी नी के आगे की तरफ। पोस्टीरियर का अगर जिक्र होगा या डॉर्सल का, यानी पीछे की तरफ। क्रेनल माने सर की तरफ, और क्लॉडल मीन समथिंग दैट्स गोइंग डाउन, ओके। अब देखिए, अब एंटीरियर और लैटरल व्यू। लैटरल व्यू यानी साइडवेज। तो अभी पिछला जो हमने इमेज देखा था ये लैटरल व्यू था। अब एंटीरियर व्यू क्या कहता है कि सामने से बेसिकली। इसमें आपको ये सभी टर्मिनोलॉजीज यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, मीडियल एंड लैटरल। मीडियल का मतलब हो गया कि बॉडी के मीडियम की तरफ, सेंटर की तरफ। लैटरल यानी बाहर के अंगों की तरफ, ओके। डिस्टल जितना हाथ के नीचे चला जाएगा। प्रॉक्सिमल जितना ये हाथ से मतलब शरीर से दूर के अंगों से शरीर की तरफ ऊपर की तरफ आएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल। तो ये आपको सब चीजें जो है थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं पता चलेगा तो क्या होगा कि आपको जब आप बुक्स पढ़ेंगे या ऑनलाइन कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल क्या है। तो कहते हैं क्या, while accessing the posture symmetry and the rotation and tilt should be observed in the anterior, lateral and posterior views। कह रहा है कि जब आपको posture को देखना हो, सिमेट्री को ध्यान में करके देखना हो, तो आप क्या करेंगे कि जो भी रोटेशन है आगे की तरफ है या दाएं या बाईं तरफ कोई भी टिल्ट है, इसको आपको एंटीरियर यानी आगे की तरफ से देखना है, लैटरल यानी साइड से देखना है, एंड पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ से देखना है। तीनों दिशाओं से इसका असेसमेंट होना चाहिए, तभी आप एक क्लियर पिक्चर ले सकते हैं। अब असेसमेंट किस चीज का होता है, तो हेड के अलाइनमेंट का। हेड जो है बॉडी शोल्डर्स और लंबर के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है। सर्वाइकल थोरैक्सिक से लंबर कर्वेचर। सर्वाइकल थोरैसिक एंड लंबर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। सर्वाइकल कहते हैं इसको, ये होता है आपका सर्वाइकल ऊपर वाला पार्ट। इसमें थोरैसिक है, थोरैक्स बोला जाता है इसको, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो थोरैक्स बोला जाता है बेसिकली इस पार्ट को। तो थोरैसिक मसल्स जो है पीछे हैं बेसिकली, जो इसको सपोर्ट करते हैं, थोरैसिक एंड द लंबर। लंबर यानी कि आपका नीचे का पार्ट। तो ये तीन रीजन है बेसिकली मसल्स के जिनको आपको एक्सेस करना है, ओके। Any questions? So, do we have class tomorrow? No, on Sundays we don't have any classes, by the way. Okay, I will take a note. Okay, so now understanding the postural assessment, now move to the type of standing postures. ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि आखिर हमने इम्बैलेंसेस को भी पढ़ा, सब कुछ समझा। अब समझेंगे कि ये जो भी स्टैंडिंग पॉस्चर्स हैं इसमें सबसे बढ़िया क्या है और क्या नॉर्मल तरह के इम्बैलेंसेस होते हैं। तो
देखिए सबसे बढ़िया जो गुड पॉस्चर है वो है हमारा ये भाई साहब, पर्सन विद ग्रीन टिक। आप इनके ईयर लूप से एसीएल जॉइंट यानी कि जो शोल्डर्स का जो जॉइंट है, दिस कॉल्ड द एसीएल एक्रोमियम क्लेविकुलर लिगामेंट जॉइंट बोलते हैं उसको, वहां पर है। वहां से लंबर में आया है, लंबर से ग्रेटर टू ग्रेटर यानी वास्टो लातरातिस के साइड से होते हुए ये आपको नीचे की तरफ आ गया। दिस इज कंसिडर्ड गुड पॉस्चर। यही कहता है कि बैलेंस पॉस्चर रिड्यूसेस द वर्क डन बाय मसल्स इन मेंटेनिंग इन इरेक्ट पॉस्चर। सो क्या कहते हैं कि अगर आपका बॉडी बैलेंस होगा तो क्या होगा, बैलेंस होने से मसल्स पे जो एक्स्ट्रा स्पैज्म आता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, उनमें जो फटीगनेस होता है वो नहीं होता है, और हर चीज बैलेंस रहेगी। सो दिस इज मोर लाइक, जैसे टायर को आपने देखा है जब वो अलाइन होता है तो क्या होता है, आपको गाड़ी की जो स्पीड है बहुत जल्दी पकड़ती है। हैंडल अगर सही से अलाइन हो तो बहुत कंट्रोल होता है, आप गाड़ी को चाहे दाएं घुमा ले बाएं घुमा ले आसानी से हो जाता है। मगर अगर वो मिस अलाइन हो जाए तो गाड़ी में स्पीड नहीं आती और बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर अलाइन नहीं होगा तो मसल्स पे बहुत ज्यादा स्पैज्म आएगा बॉडी को बैलेंस करने में, और ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो ज्यादा एनर्जी लगेगी तो मसल्स धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएंगे और फिर फटीगनेस होगा, 10 तरह की बीमारियां। अब लिखते हैं कि पहला हमारा जो पोस्चर है दिस इज लॉर्डिक पोस्चर। लॉर्डिक पोस्चर क्या है, लॉर्डिक पोस्चर कहते हैं, ये हमारे भाई साहब हैं हियर, दिस वन, द रेड, ये है जो जिन्हें लॉर्डोसिस, लंबर लॉर्डोसिस कहा गया है। लंबर लॉर्डोसिस क्या है कि जब स्पाइन जो है, जो स्पाइन है बहुत ज्यादा आगे की तरफ लंबर में जो आगे की तरफ घूम जाता है, और क्या कहते हैं when this curve is exaggerated it's usually referred to as hyperlordosis, the pelvis is usually tilted anteriorly। तो कहता है ये होता क्यों है, इसमें ये होता है कि हमारा जो पेल्विस है, हमारा जो पेल्विस है बेसिकली, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप द शेप। पेल्विस जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो ये आपका इलियक पार्ट है, ठीक है, और ये ऐसे रहता है। नाउ दिस पेल्विस यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब आप चलते हैं तो ये दाएं बाएं दाएं बाएं मूव होता है। ओके, आपको लगता होगा कि ये दाएं बाएं मूव होता है, नहीं, ये दाएं बाएं मूव नहीं होता है। ये बेसिकली ज्यादा कैसे होता है, तो ऐसे समझे कि जब आदमी आगे जाएगा तो ये आगे की तरफ, यानी अगर राइट साइड है तो ये ऐसे आगे जाएगा जब आप राइट लेग लेंगे, और जब लेफ्ट लेंगे तो फिर लेफ्ट वाला आगे जाएगा। तो इसमें आगे जाने के साथ राइट एंड लेफ्ट के साथ एक पोस्टीरियर टिल्ट भी आते रहता है उसी डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप समझ सके। नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है लेफ्ट में भी जा रहा है, तो ऐसे ये टिल्ट होता है। ओके, तो ये जो कह रहा है कि ये जो टिल्टिंग है हमारे पेल्विस का, दिस दिस पार्ट इज बेसिकली, उसके बारे में ये रेफरेंस करा है कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड हो जाता है। एग्जैजरेटेड होने के कारण क्या होगा, पेल्विस बहुत ज्यादा आगे की तरफ घूम जाएगा। तो पेल्विस का काम क्या है कि जो एब्डोमेन के जो साइड ऑब्लिक और एब्डोमेन के जितने भी फ्रंट ऑब्लिक मसल्स हैं उनको कंटेन करना, ब्लैडर वगैरह को, और जो भी हमारे जो मस्कुलर पार्ट्स हैं उनको सेल्फ कंटेन करना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि मिड लाइन की तरफ। मिड लाइन हमारा कहाँ है, तो स्पाइन है, और स्पाइन और हमारे रिब्स है यानी रिब्स के अंदर में कंटेन करना। मगर जब ये आगे घूमने लग जाता है तो यही आगे की तरफ फेंक देता है, इसी को कहा जाता है कि पेट का लटक जाना, यू नो। और इसी में कहा जाता है कि देन उनको कहा जाता है कि आप पेट को बांधे। यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी दिस इज रिकमेंडेड टू ऑल द वुमेन कि वो चुन्नी वगैरह बांध के रखे, कई को बेल्ट रिकमेंड किया जाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि उस समय मसल्स काफी लाइट, मतलब टाइटनेस खत्म हो जाता है, तो ये एग्जैजरेटेड फॉर फ्रंट या पोस्टीरियर एंटीरियर टिल्ट होना शुरू होता है बाहर की तरफ। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि कोई ना कोई सपोर्ट से बांध के रखें। दिस इज कॉल्ड द लॉर्डिक पॉस्चर। तो कई लोगों को आप देखेंगे ऐसा, यू नो, कमर जो एकदम पीछे की तरफ निकला रहता है, ठीक है। तो ये पहला है लॉर्डर। दूसरा है स्वे बैक पॉस्चर। स्वे बैक पॉस्चर क्या है,
कि जिन लोगों का कमर जो है बहुत ज्यादा क्या है, बॉडी जो है आपके नी के रिस्पेक्ट में, यानी आपका जो नी है यहाँ पे ये, और इसके रिस्पेक्ट में जो आपका बैक है ये पीछे, और जो थोरैसिक जो है नेक है ये और पीछे। तो यू कैन सी अ वेरी स्वे बैक कि पीछे की तरफ। ऐसा किसके साथ होता है मैं बताता हूँ। कोई आदमी मिलिट्री में रहता है तो उनमें आप काफी ज्यादा ऐसे देखते, यस सर। मगर कुछ लोग क्या होता है, इसको एग्जैजरेट करते हैं एकदम पीछे की तरफ राइट राइट। तो कई लोगों में देखा गया इस तरह का होना शुरू हो जाता है, स्वे बैक पॉस्चर पीछे की तरफ झुका हुआ। वैसे कम देखने को मिलता है, नॉर्मली लोगों में नहीं मिलता। ये तभी होता है अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये कहता है इन दिस पॉस्चर फॉरवर्ड हेड, देयर इज अ फॉरवर्ड हेड, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द cervical spine, flexion of the thoracic spine, lumbar spine extension, and posterior tilt of the pelvis, hip knee hyperextension, ankle slightly plantar flex। अब इसको एक एक चीज को समझेंगे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है इस्तेमाल होगी। क्या कहता है इन दिस टाइप ऑफ पोस्चर देयर इज फॉरवर्ड हेड। अब देखिए इसका जो हेड है, ये जो पहला वाला हमने देखा, इसके हेड को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये सीधा है कम से कम थोड़ा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर इस लाइन को हम फॉरवर्ड अगर फॉलो करें तो क्या होगा, हेड जो है क्या होगा, ये और पीछे आना चाहिए मगर हेड पीछे है नहीं। ये इसको करेक्ट कर रहा है, कैसे, इसको सर्वाइकल को आगे की तरफ घुमा के कि ये बैलेंस में आए। तो यही ये कहता है कि यहाँ पर फॉरवर्ड हेड होगा, सर जो है आगे की तरफ रहेगा थोड़ा सा, यानी एसीएल जॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ आ सकता है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन अगर एक के ऊपर रिलैक्स रहता है तो फ्री मूव करता है और स्कल को आसानी से घूमने देता है। मगर ये चूंकि पीछे की तरफ है और सर को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, तो सर्वाइकल में भी बहुत ज्यादा जो है वो एक्सटेंशन बना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको बैलेंस करना है आगे की तरफ, ठीक है। फिर कहता है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एंड फ्लेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइन, फ्लेक्शन ऑफ द थोरैसिक स्पाइन। तो यानी कि ये जो रीजन है थोरैसिक का हमारा, इसमें क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेक्शन, ठीक है। मैं आप लोग को एक चीज से ना क्लियर करता हूँ, फ्लेक्शन एंड एबडक्शन। ओके, फ्लेक्शन और एबडक्शन को समझ ले। ये मैं ऐड करना भूल गया, दिस इज माय मिस्टेक। कैन यू सी माय कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ और नॉट? मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है कि या प्रेजेंटेशन दिख रहा है अभी? सर कंप्यूटर प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है। प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है, ओके। चलो ठीक है। सो फ्लेक्शन बेसिकली क्या है, फ्लेक्शन है बॉडी के मिड लाइन से, यानी एंटीरियर या लैटरल साइड से अगर आप देखें तो बॉडी से अगर कोई मोशन दूर जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन, ठीक है। बॉडी से अगर कोई भी मोशन जो दूर लेके जाता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन क्या है कि ऑन अ कॉन्ट्ररी इसको मिडलाइन की तरफ लाना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसी में एक और एबडक्शन एडडक्शन। एबडक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के। तो अभी ये एंटीरियर यानी कि सामने से अगर देख रहे हैं और बॉडी अगर साइड की तरफ अगर उठ रही है, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन, दूर जाना। मगर एडडक्शन, एडडक्शन यानी ऐड होना, बॉडी की तरफ वापस आना, दैट इज कॉल्ड एडडक्शन। ये चीज समझ में आई, बॉडी से दूर जाना, बॉडी से पास आना, ये चीजें समझ में आई, ओके। करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओके। सो ये कह रहे हैं लंबर स्पाइन एक्सटेंशन, यानी लंबर स्पाइन का बड़ा होना स्वे बैक में, जो हम बात कर रहे थे।
लंबर स्पाइन का लंबा होना, जाहिर सी बात है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, सो देयर वुड बी मोर एक्सटेंशन इनटू इट। और क्या कह रहे हैं, एंड पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ द पेल्विस। पोस्टीरियर टिल्ट क्या होगा, पीछे की तरफ टिल्ट होगा। अभी मैं क्या सिखा रहा था, टिल्ट पेल्विस जो है आगे की तरफ झुकता है, गिरता है, राइट की साइड में झुकेगा और गिरेगा भी, राइट। मगर यहाँ पर है कि पेल्विस उल्टा रहेगा, यानी ये पेट को जो है अपनी तरफ बैक के ऊपर और ले लेगा। तो ऐसे लोगों का पेट जो है वो दिखाई नहीं देगा, मैक्सिमम आप देखिएगा तो पेट पता भी नहीं चलेगा। तो यही लोग कहते कि अरे कुछ खाते पीते नहीं, हमने खाता है बेचारा, मगर वो एकदम पीछे की तरफ है, सारा वेट जो है वो स्पाइन के ऊपर पीछे की तरफ आ रहा है, इसीलिए। फिर उसके बाद है हिप एंड नी हाइपर एक्सटेंशन। हिप और नी काफी ज्यादा एक्सटेंडेड होते हैं, और एंकल्स, पाँव के जो एंकल्स हैं वो स्लाइटली प्लांटर फ्लेक्स। प्लांटर फ्लेक्स यानी जो आपका पाँव का जो पंजा है जो जमीन को टच करता है उसे प्लांटर फाशा कहा जाता है। तो वो प्लांटर फ्लेक्स यानी कि आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा। तीसरा है फ्लैट बैक पॉस्चर। फ्लैट बैक यानी कि जो कमर है वो पूरा का पूरा सीधा हो। फ्लैट बैक पॉस्चर का क्या है, तो फ्लैट बैक पॉस्चर इज हियर, राइट। इसमें क्या है कि सडनली थोरैक्सिक से आगे की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट है, गर्दन आगे की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसमें जो थाइज है, थाइज से जो वेट है वो उल्टा जो है अंदर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण पूरा जो पेल्विस है वो अंदर की तरफ है, और बैक का लंबर का जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पर यू हैव दिस स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ा अंतर है। यहाँ लंबर जो है थोड़ा अंदर रहता है, राइट, और थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ रहेगा, ये नेचुरल कर्व है। बट यहाँ पर आपको वो चीज देखने को भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर। फॉरवर्ड हेड पॉस्चर क्या है भाई, तो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर ये है कि सर जो है आगे की तरफ झुका हुआ है, गर्दन आगे की तरफ टिल्ट है पूरा का पूरा, ओके। इस चीज को समझने के लिए कहता है द शिफ्ट ऑफ द हेड टुवर्ड्स विद द चिन पोकिंग आउट। ऐसे लोगों का जो गर्दन है, जो ठुड्डी है जो है वो काफी आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। और लोअर सर्वाइकल स्पाइन एंड अपर थोरैसिक स्पाइन विद इंक्रीज एक्सटेंशन ऑफ द, तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये लेडी है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड, ये यहाँ पर लेडी है, यहाँ पे लेट्स सी हर। जब ये आगे की तरफ जाएगी तो क्या होगा, सर्वाइकल क्या आपने पूरे लेंथ में होगा, नहीं, उसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है, यानी उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंशन है। तो इन मसल्स में खास तौर से कौन कौन से मसल्स हैं भाई, एरेक्टस पिनिया वगैरह एक्सटेंडेड होंगे, स्टिफ होंगे, बहुत कड़े होंगे, बहुत ज्यादा उनमें ये सब होगा। तो वही कह रहा है दिस एक्सटेंशन ऑफ ऑक्यूपेट ऑन द C1, यानी C1 तक जो है आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब अंडरस्टैंड, C1 में अगर कुछ इस तरह का होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इन लोगों को माइग्रेन हो जाएगा बहुत जल्दी, यहाँ पर माइग्रेन होगा बहुत ही ज्यादा। और वहां पर यू विल फाइंड अ राउंडिंग काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल का तो है नहीं सर्वाइकल का, तो आपको देखने को मिलेगा। ये बता रही है लेडी कि कैसे मोबाइल पे सिर्फ आगे टिल्ट होने के कारण पॉस्चर जो है फॉरवर्ड हेड हो जाता है, और जिसके कारण जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, खास तौर से ये एरिया जो है, सॉरी ये वाला नहीं, आई वाज ट्राइंग टू से हियर दिस एरिया, ये जो है ये शिफ्ट हो चुका है एज कंपेयर टू द नेचुरल का जो लाइन है, यहाँ से लेके ग्रेटर टोकेंटा का ये शिफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा। तो जस्ट अंडरस्टैंड इफ किड्स आर यूजिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उनके साथ क्या होगा। ओके, नाउ मूव, सो दिस स्पीक अबाउट नाउ, ये कहता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या है, ये टर्म आपको बहुत मिलेगा, लोग अपने रिपोर्ट्स लेके आएंगे कि सर मेरा तो स्क्लेरोसिस है, मेरा तो वर्टिब्रा ऐसे शिफ्ट हो गया है, वैसा हो गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड पहले है क्या। तो स्कोलियोसिस क्या कहता है, स्कोलियोसिस इज डेविएशन ऑफ नॉर्मल वर्टिकल लाइन ऑफ द स्पाइन। आपका जो नॉर्मल वर्टिकल लाइन यानी लैटरल व्यू की बात कर रहा हूँ,
सॉरी एंटेरियर व्यू की बात करो, यानी पीछे से एंटीरियर या पोस्टीरियर, आगे या पीछे से देखेंगे तब पता चलेगा। इसमें क्या कहता है, द लैटरल कर्वेचर एंड रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रास। तो वर्टिब्रास क्या होते हैं, एक के ऊपर एक ऊपर स्टैक होते हैं। ये कह रहा है कि स्कोलियोसिस कब कंसिडर होता है, व्हेन देयर इज एटलीस्ट 10 डिग्री ऑफ स्पाइनल एंगुलेशन ऑन द पोस्टीरियर और द एंटीरियर रेडियोग्राफ एसोसिएट विद द वर्टिकल रोटेशन। ठीक है, तो कहता है कि या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इंटीरियर या पोस्टीरियर, आगे या पीछे की तरफ देखने पे 10 डिग्री का अगर डेविएशन दिखाई दे तो उसके स्कोलियोसिस कहा जाता है। नाउ दिस इज अ 3 डायमेंशनल सी और एस शेप साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। ये क्या कह रहा है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ओके, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कैन यू सी, देखिए आपका जो स्पाइन है वो एक के ऊपर एक इस तरह से स्टार्ट होता है, राइट। तो स्कोलियोसिस क्या कह रहा है कि अगर ये 10 डिग्री का इधर टिल्ट हो जाए, राइट, मगर स्पाइन क्या है मेरा, स्पाइन 2D में तो नहीं है, वो तो 3D में है। तो ऐसा होता है कि जब ये लेफ्ट तो टिल्ट होगा मगर आगे की तरफ भी टिल्ट हो जाए, जैसे पेल्विस मेरा मूव होता है, ऐसा हो सकता है। या पीछे की तरफ टिल्ट हो तो ठीक है, मगर ये साइडवेज, राइट में भी साइडवेज में हो जाए। ये सभी चीजें जो है आपको स्कोलियोसिस में देखने को मिलती है। किसी का कोई क्वेश्चन है, डू यू थिंक कि अभी तक वैसा कुछ समझ में नहीं आया हो, बहुत ज्यादा हो गया हो? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? किसी का कोई प्रश्न है क्या? No. अच्छा, चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है या कुछ दिक्कत हो रहा है, या हाँ जी। और सरल किया जाए और आसान किया जाए? नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ क्योंकि केसेस जब आपके पास आएंगे ना लोग, तो ऐसा ही MRI एक्सरे लेके आएंगे, ये मेरा मेडिकल कंडीशन है, योगा से ठीक हो गया। So this is exactly you are going to make use of. हो सकता है मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ मगर इसका इस्तेमाल आपको बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, एनीवे, स्क्रीन विजिबल है सबको? चलिए, let's start again. So we were talking about the standing postures, right? इसमें स्कोलियोसिस के बारे में हमने देखा कि स्कोलियोसिस इज बेसिकली, इट कुड बी an misalignment of more than 10 degrees and it could be in 3D also. So it could be S shape, यानी कि नीचे से स्पाइन थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो जाए, फिर लेफ्ट को बैलेंस करने के लिए स्पाइन के बाकी वर्टेब्रास जो है वो राइट की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं थोड़ा सा, और फिर लेफ्ट पे हो जाए, या फिर सी हो जाए पूरा। नाउ अब बात आती है कि क्या स्कोलियोसिस बैड है क्या, मतलब किसी का अगर हो गया तो क्या उसकी जिंदगी बर्बाद है? आंसर नहीं, ऐसा नहीं। There are so many numerous examples in the history that talks about बहुत बड़े बड़े ऐसे बॉडी बिल्डर्स रहे हैं जिन्होंने स्कोलियोसिस के मुकाबले काफी हैवी वेट्स को लिफ्ट किया है, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ एज वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। सो we can even say that scoliosis basically contributes towards making one side of your muscles high। और जैसे मैंने कहा कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टाइट हो जाते हैं एक तरफ, तो वो टाइट होके तो एक तरह का स्ट्रेंथ भी तो बन जाता है कभी कभी, क्योंकि उस साइड फील नहीं होता। You might have heard about Michael Phelps. Michael Phelps has made a world record in terms of getting maximum number of gold medals in an Olympic event. But Michael Phelps के साथ ऐसा क्यों था? उनके साथ एक गॉड गिफ्ट था इससे। उनके साथ कंडीशंस ये थी कि that he has a clinical condition where his body doesn't secrete lactic acid। तो उनको थकान ही नहीं होती, थकान होती भी है तो उस तरह की नहीं होती जो नॉर्मल व्यक्तियों को होती है। यही एक कारण है कि वो पागलों की तरह अपने स्टेमिना से भी ज्यादा चाहें तो वो मेहनत कर सकते हैं, स्टिल ही वोंट गेट टायर्ड। दैट्स व्हाई ओलंपिक में उनका मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स लेने का रिकॉर्ड है। सो प्रकृति अगर कुछ देती है तो उससे कुछ ना कुछ फायदा भी होता है, नुकसान तो होता ही है मगर फायदा भी होता है। तो अगर कोई पहले ऐसी कंडीशंस लेके आए, डॉक्टर का डराया हुआ है, उसको समझाना है कि भाई जिंदगी खत्म नहीं हुई, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल,
और लोग अपनी पूरी जिंदगी स्कोलियोसिस के साथ गुजार देते हैं, अच्छे से गुजारते हैं, ऐसा नहीं होता. सो यू नीड टू जस्ट लर्न हाउ टू मेंटेन योरसेल्फ. दैट्स इट. ओके, नाउ द लास्ट it talks about, this is called kyphosis. Kyphosis is what? This is an increased convex curve observed in the thoracic and sacral region of the spine. Okay, concave and convex. Why? Okay. Convey, concave and convex. Let's understand. Kyphosis basically क्या कहा गया है? This is your thoracic kyphosis. Thoracic kyphosis में क्या कह रहा है कि सेक्रम में बेसिकली आपका जो है कर्वेचर आपको दिखाई देगा सेक्रम में. तो बेसिकली मैं लैटरल व्यू में यहाँ देख रहा हूँ, मगर अगर पोस्टीरियर व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आगे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टिल्ट नजर आएगा. सेक्रम का जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए ये आगे से टिल्ट होगा. राइट, टिल्ट यानी कि ऊपर की तरफ होगा, इसलिए बॉडी पे जो वेट है ये उल्टी दिशा में आएगा, जैसे ये रेड डॉट दिखा रहा है यहाँ. राइट, और जिसके कारण थोरासिक से आगे की तरफ ले जाएगा. सो दिस इज thoracic kyphosis. So there are few ways by which body में changes होते हैं. Now scoliosis और kyphosis को देखते हुए this is the types of standing posture में देखें, ये आपको scoliosis का एक perfect example है. You can see this lady here. इसका एक हिप जो है नीचे से क्या है, one hip is more prominent. एक कमर हमेशा ऊपर रहेगा. क्यों? क्योंकि इसका जो लंबर है वो राइट साइड में टिल्ट है. स्पाइन ऑब्वियसली कर्व्ड है. वहां पे आके क्या है, अनइक्वल गैप्स बिटवीन द आर्म्स एंड द ट्रंक. तो अगर पीछे से देख रहे हैं तो एक आर्म जो है इसका वो आपको एकदम दिख रहा है कि बॉडी से सटा हुआ है, मगर दूसरा जो है यहाँ पर इतना बड़ा गैप है. राइट, यू कैन सी दिस गैप हियर. ओके, सो दिस इज बेसिकली a misalignment here. फिर कहता है वन होल्ड शोल्डर ब्लेड इज हाइयर. एक शोल्डर ब्लेड जो है हाइयर एंड पॉसिबली मोर प्रोमिनेंट. क्या कह रहा है कि ये जो शोल्डर ब्लेड है यहाँ का, ये दूसरे के मुकाबले ऊंचा है. एंड वन शोल्डर इज हाइयर. और जाहिर सी बात है जब इतना इम्बैलेंसेस है तो एक शोल्डर है ये ज्यादा ऊपर की तरफ है. ओके, सो इन दिस वे एक छोटा सा सेक्रम में टिल्ट होने के कारण, एक स्कोलियोसिस होने के कारण पूरा वेट जो है अनइवन होना शुरू हो जाता है. और जाहिर सी बात है अब ये कह रहा है कि अब हेड कहाँ सेंटर्ड है. हेड होना चाहिए था मिड लाइन में सेंटर्ड, मगर हेड अब मिड लाइन में तो सेंटर है नहीं. हेड आपका मिड लाइन में तो सेंटर है नहीं. ये कहाँ पर सेंटर है हेड आपका? हेड आपका स्लाइटली दाईं तरफ शिफ्ट हो गया है. यहाँ से इधर आ गया है. जहां पर रेड डॉट दे रहा हूं ये थोड़ा इधर इस साइड में शिफ्ट हो चुका है. सही. सो कहना ये है कि इस साइड में शिफ्ट हो चुका है. सो वी कैन सी अ मेजर डिसअलाइनमेंट ऑफ द डिस्क हियर. अगर हेड के सेंटर से ले तो ये यहाँ पर नीचे से इधर आ रहा है. तो इस तरह से आपको अक्सर लोगों को खड़े करके उनकी पोजीशनिंग के हिसाब से यू हैव टू बेसिकली कीप लुकिंग इनटू इट, अंडरस्टैंड करते रहे कि क्या है नहीं है. और जाहिर सी बात है मैं आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ. आप जितना इन सभी चीजों को अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे, okay? जितना आप इन सभी चीजों को इस्तेमाल करेंगे, you will find that people will start respecting you as a whole. Usually क्या होता है? Usually you will find जो लोग होते हैं they usually go to yoga teacher जो उनको कोई आसन देखता है बता देता है. right? मगर अगर आप इस तरह का असेसमेंट प्रेजेंट करते हैं, you will find people will have lot of confidence when you teach them yoga. आप उनको कहेंगे नहीं 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 राइट साइड में अच्छे से करो, he will honor that fact.
मगर अगर वही रामदेव बाबा स्टाइल में अगर कोई व्यक्ति अगर सिखा रहा है, कोई इन सभी चीजों को वैल्यू नहीं करेगा। मगर जस्ट बाय एडुकेटिंग योर क्लाइंट you build this enormous amount of confidence between you and them, this relationship जो कि आगे लंबा चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैड अ क्लाइंट जो गया में, बेसिकली यहाँ एक मिलिट्री कैंप है गया में, वो यहाँ आए थे एंड ही वाज अ मेजर जनरल एंड ही वाज वर्किंग, he was enrolled into MTech program at IIT Kanpur. So it happened that he came with his friends here and he came up here for basically fun, both गया घूमने आए थे, spiritual place है, and he happened to see my listing. उन्होंने मुझे कॉल किया, he called me up. जब मैं उनके पास गया and I gave him a proper assessment and he told me yes he had some problem with his ankles, right? He plays squash और इसमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, फटीगनेस होता है, गर्दन में प्रॉब्लम होती है। And I told them why this is happening and I gave him a session according to my understanding. After 1 year, I received a call from the same guy. He said, "Hi, do you remember me? I am Raj from Kanpur." I said, "Okay, yes, I remember you are the major, right?" He said, "Yes, you know what you did last year, I was able to sustain my injuries in squash for almost 1 year. Can you come down to Kanpur and give me the same session?" And he introduced me to 4 other clients also. So from that moment, IIT Kanpur became my another destination. वहाँ का जो athletics का जो team है, they started taking sessions from me also. So what I'm saying is, if you present your understanding in yoga in this way, आपका क्लाइंट कहीं भागेगा नहीं, और अगर जाएगा भी ना तो उसको ये फर्क नजर महसूस होगा कि मार्केट में जो लोग सिखाने वाले हैं और जो आप उनको सिखा रहे थे उसमें जमीन आसमान का अंतर है। Okay. So this was my take into it. Do you have any questions or anything that you want to ask? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। रोशनी जी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अब तक तो ठीक समझ आ रहा है। ठीक समझ आ रहा है। So अब और ये सारा कुछ मतलब काम आएगा, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो शायद ऐसा ना हो कि आपको मतलब कहीं टेक्स्ट बुक की तरह। मैं चाहता तो आपको BD84 बुक रेफर कर देता, 200-300 रुपए की बुक है, बहुत डिटेल में। ये लगभग 60 पन्नों का, ऑलमोस्ट 60 पेजेस का कंसाइज मटेरियल अभी इतनी देर में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, और ये सारा इस्तेमाल होगा आपके प्रैक्टिस में। जी आज इस रिकॉर्डिंग को सर 4-5 बार सुन लेंगे तो वो पूरा प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। हाँ, इसको हम क्लब करके यूट्यूब पे डाल देंगे, ग्रुप में शेयर भी कर देंगे। और आप लोगों से प्रार्थना है कि इस रिकॉर्डिंग को, बेसिकली इट्स अ पेड इवेंट, राइट? तो ये फ्री नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ना शेयर करें, उनको कहें कि अगर उनको भी सीखना है तो क्लास अटेंड कर लें। वो ज्यादा बिल्कुल सर, श्योर हम सर, 4-5 लोगों को बोले हुए हैं सर। अच्छा, ठीक है, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आई थिंक दिस इज एनफ। और कुछ हो सके मैं आई विल शेयर द स्लाइड्स, द PDF राइट नाउ विद यू। आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मंडे को हम डिस्कस कर सकते हैं, संडे का टाइम आपके पास है। कल हमारा ऑफ है, कल कोई क्लासेस नहीं होंगी। ओके सर कल क्लास नहीं है ना सर? कल संडे, कल छुट्टी। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ठीक हैव अ नाइस डे। है, धन्यवाद थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।